जानते हैं कि पहले हमने प्राकृतिक संसाधन के रूप में सॉइल संसाधन के रूप में पढ़ा था कि सॉइल का कटाव कैसे होता है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, सॉइल इफेक्ट कैसे करता है या हमारे कैसे नुकसानदेह होता है, सॉइल कंजर्वेशन या मिट्टी का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा वाटर रिसोर्स टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन। पानी के स्रोत क्या हैं, पानी कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है या और पानी का संरक्षण हम किस प्रकार सकते हैं। वाटर वैल्यूज रिसोर्स द फुलफिल आवर बेसिक नीड, it is the still for life on the earth. Water is the main part of the body of plant and animal. Human body contain the 70% water. जैसे कि हम जानते हैं कि सभी प्रकृति में पानी एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में हमें प्राप्त है और ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की या जीवित प्राणी के या सजीव चीज़ों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पानी के कई भाग के रूप में हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे भूमिगत पानी, इस अंडरग्राउंड वाटर, महासागर के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में हमें पानी बहुत सारी चीज़ों में प्राप्त होता है। पानी जो कि हमें पौधों और जानवरों और मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पानी की मात्रा मनुष्य के शरीर में 70% भाग में मनुष्य के शरीर में पानी होता है। Therefore, main source of water, surface water, ground water, atmosphere water, oceanic water, they want are the surface in the derived from the precipitation that come in the from the rain and snowfall. Most is the flow run up to pond, lake, large amount of the water flow the river from there, where it is a flow into the sea and the ocean. Some of the percolate into the ground as the surface water is the also now as the groundwater. Same of it is the lost by vaporization in the atmosphere with the now as the atmosphere water. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमें मुख्यतः 4 तरीकों से मिल सकता है या 4 स्रोत होते हैं। पहला होता है सरफेस वाटर, मतलब पृष्ठभूमि पिया जो हमें सामान्य रूप से धरातल पर मिल जाता है। दूसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर जो कि ज़मीन के अंदर रहता है। तीसरा होता है एटमॉस्फेयर वाटर, मतलब वायुमंडल में जो जल होता है। और चौथा है ओशनिक वाटर, ओशनिक महासागरीय जल, जो कि देखा जाए तो हमें भूमिगत जल बर्फ़ के पिघलने से या वर्षा के होने से जो भूमिगत जल प्राप्त होता है तालाब, और ये वर्षा जब होती है तो ये पानी कुछ मात्रा में ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसको हम भूमिगत या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और बाकी का पानी जो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है नदियों के, तालाबों में, ये सब भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। अधिकांश जल नदियों में ज़मीन से बहकर नदियों में चला जाता है और नदियों से बहकर वो सागरों या महासागरों में मिल जाता है। और वर्षा का जल का अधिकांश भाग, कुछ भाग पृथ्वी, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सोख लेती है, जिसके अंतर्गत ये अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। इसके अतिरिक्त वर्षा का जल भाप बनकर जब वर्षा का जल तालाब नदियों में इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद जब गर्मी अधिक पड़ती है तो वो भाप के रूप में वायुमंडल में वापस लौट जाता है। और जब वो इस वायुमंडल, जिसके कारण बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद जैसे आपने पहले देखा था कि वाटर रिसाइक्लिंग किस प्रकार होती है, इसी तरह वायुमंडल में जल वाष्पीकरण के द्वारा होता है, जिसे हम वायुमंडल जल कहते हैं। पहला पॉइंट है सरफेस वाटर, मतलब पृष्ठीय जल या धरातलीय जल। देयर सरफेस वाटर अवेलेबल इन रिवर, पाउंड, लेक, रिवर इन द मेन सोर्स द सरफेस वाटर इन इंडिया। भारत में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें भूमिगत जल सबसे ज़्यादा भारत में प्राप्त होता है, वो नदियों के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, जैसे हमें पृष्ठीय जल किस प्रकार मिलता है, जैसे इंदुस, गोदावरी, नर्मदा, घाघरा, गंगा, कृष्णा, यमुना, चिनाब, पेनार, ये सारी नदियाँ जो हमें पृष्ठीय जल या सरफेस वाटर जिनके द्वारा प्राप्त होता है, और इनका किलोमीटर या क्षेत्र, इनकी लंबाई इतनी होती है जिसके हमें पृष्ठीय जल आसानी से मिल सकता है। जैसे कि अब अपन आते हैं पॉइंट पे, सरफेस वाटर अवेलेबल रिवर, सरफेस वाटर जो कि नदियों में हमें प्राप्त हो सकता है, तालाबों में प्राप्त हो सकता है, झीलों में, और ये सभी सरफेस वाटर जो हमें सबसे ज़्यादा
वर्षा के द्वारा इकट्ठा होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षा कम होती है तो ये नदियों का जल भी सूख जाता है, जिससे हमें पृष्ठीय जल मिलने में असुविधा होती है। जैसे गांव में लोग उन तालाब झीलों पर निर्भर रहते हैं, तो जब ये गर्मियाँ पड़ती है तो ये पानी वाष्पीकरण हो जाता है, ये गर्मी भाप बनकर वापस वायुमंडल में चला जाता है। रिवर इज द ट्रिब्यूट आर फाउंड द each are every part of India. Three main rivers Indus, the Ganga and Brahmaputra carry near the 60% of the total surface water in India. Among the major rivers of the world, the Brahmaputra and Ganga are 8th and 10th place the respectively. मतलब भारत में कुल पृष्ठीय जल का 60% नदियों के द्वारा प्राप्त होता है। और इन नदियों में सबसे जो मुख्य तौर पे 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, संसार की बड़ी 3 नदियों हैं। और ब्रह्मपुत्र, गंगा क्रमशः 8वें और 10वें नंबर पर आती हैं। जो महानदियों के रूप में हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी माता के रूप में हम पूजी जाती है। और गंगा नदी पूरे भारत पूर्व से होती हुई हमें ये कह सकते दक्षिणी उत्तरी भाग में ख़त्म होती है। गंगोत्री से निकल के ये कलकत्ता सारे भारत के एरिया को कवर करते हुए कलकत्ता में जाती है और कलकत्ता में महासागर में जाकर मिलती है। तो ये भारत में सबसे लंबी नदी गंगा के रूप में हमें देखने को मिलती है। और ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ये सभी नदियों में हमें भूमिगत जल जो मिलता है या पृष्ठीय जल मिलता है, धरातली जल मिलता है, ये 3 नदियों में हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। दूसरा आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ज़मीन के अंदर के पानी जो हमें पीने